हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो मगध के उत्थान तथा मौर्य वंश एवं अन्य वंशों से संबंधित जानकारी दिया गया है, तो कृपया उसे ज़रूर देख लें। उसे देखने के बाद ही यह वीडियो आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा और इस वीडियो के इम्पोर्टेंस को आप तब समझ पाएंगे जब किसी भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को लगाएंगे, तो कृपया प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। तो आइए देर न करते हुए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख तथा स्तंभ लेख। बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, लघु शिलालेखों की संख्या 6 है एवं स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो आज हम पहले बृहद शिलालेखों को देखेंगे एक एक करके। प्रथम शिलालेखों में पशुवध का निषेध किया गया तथा फालतू के उत्सवों पर रोक लगाया गया है। द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्य चोल, चेर, पांड्य एवं केरल पुत्र का वर्णन किया गया है तथा समाज कल्याण हेतु कार्य की बात कही गई है। मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। तृतीय शिलालेखों में राजकों की नियुक्ति, ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्रता, ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाए और उनका सम्मान किया जाए। चौथा शिलालेख में पशुओं के प्रति अहिंसा पर बल दिया गया। भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख में मौर्य समाज के बारे में जानकारी देता है। महामात्रों की नियुक्ति संबंधित भी बात कही गई है। शासन के 13वें वर्ष धम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति। छठा शिलालेख में प्रशासन का कुशल संगठन एवं आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख में सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता की बात कही गई है। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष नीति की घोषणा की गई है। यह बात चौथे अभिलेख में भी किया गया है। कई पुस्तकों में चौथा अभिलेख का जिक्र किया गया है तो कई पुस्तकों में 7वां अभिलेख बताता है। हालांकि किसी भी एग्जाम में दोनों ऑप्शन तो नहीं ही देगा, एक ही ऑप्शन देगा दोनों में से। आठवां अभिलेख गांवों के लिए धर्म यात्रा अर्थात अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख में अर्थहीन कर्मकांडों को समाप्त किया गया है। सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां अभिलेख में सामाजिक कल्याण का संदेश दिया गया है एवं ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख में अनुदान, राजत्व एवं धर्म का वर्णन किया गया अर्थात धर्म के दान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या किया गया है। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, सभी विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया तथा कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में भी बताता है। इसी शिलालेख में 5 सीमांत राजाओं के नाम भी दिया गया है, जैसे सीरिया का एंटियोकस तथा मिस्र का तुर्मै एवं मैसिडोनिया का अतिकनी के बारे में बताया गया है। 14वें शिलालेखों के उद्देश्यों के बारे में बताया गया तथा अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अशोक की धम्म यात्रा। 10वें वर्ष उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की थी तथा 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। लुम्बिनी ग्राम में जाकर यहाँ के कर की दर को घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक ने सारनाथ में एक प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ स्थापित करवाया था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया। अशोक ने अपने शासन में राजक एवं महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक भाषा पाली एवं संस्कृत थी। अशोक ने एक नई आचरण संहिता अशोक धम्म लागू किया है। अशोक धम्म का वर्णन राहुलो सूक्त से मिलता है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। वास्तव में अशोक का धम्म उनका अपना आविष्कार था। यह धम्म बौद्ध एवं हिंदू धर्म से प्रभावित था। ना तो यह धर्म था ना तो यह दर्शन था। यह मानववाद पर आधारित था। अशोक ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनके मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। आगे का टॉपिक हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।